आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे स्थिर वैद्युत अनुरूप। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। तो इसका मतलब है कि जो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें कुछ चीज़ें थी, तो उनके समरूप कौन सी चीज़ें इस ये चुंबकत्व वाले मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी, तो उसी के समरूप कौन सी चीज़ें इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समीकरणों 5.1, 5.2 एवं 5.3 के संगत विद्युत द्विध्रुव के समीकरणों अध्याय 1 देखिए, जो हमने चैप्टर 1 में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में। तो उससे तुलना करने पर हम इस परिणाम तक पहुँचते हैं कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इससे बहुत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें द्विध्रुवीय आघूर्णों वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समीकरण में केवल निम्नलिखित प्रतिस्थापन करने होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते थे वही यहाँ पर मैग्नेटिज्म चैप्टर में है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम बदल गए हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, कह रहा है जैसे वहाँ पर विद्युत क्षेत्र था तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B हो गया है। विद्युत क्षेत्र E होता था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B हो गया है। वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता था, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण M होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। वहाँ पर जो स्थिरांक था यानी कांस्टेंट था 1/4πε0 था। यहाँ पर अब जो हम स्थिरांक रखेंगे वो μ0/4π रखेंगे। तो ये सब जो हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन है जो वहाँ थे, और यहाँ उनकी जगह पे हम ये रखेंगे, बाकी समीकरण में सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विशेषतः r दूरी जहाँ पर r L से बहुत ज़्यादा है के लिए, जहाँ L चुंबक की लंबाई है, ध्यान दीजिए जो r कह रहा है दूरी ली जा रही है, तो L से जो तुलना की जा रही है L चुंबक की लंबाई है। तो चुंबक की लंबाई से अगर r जो दूरी ली जा रही है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है या चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है या कुछ भी ज्ञात करना है, तो वो दूरी अगर चुंबक की लंबाई से बहुत ज़्यादा हो, यानी r इज ग्रेटर देन L हो, पर एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक का विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो नीचे दिया गया है। तो विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र को अंग्रेजी में इक्वेटोरियल फील्ड कहेंगे, बीई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हिंदी में उसी को विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो फार्मूला होगा BE = μ0/4π m/r³, जो कैपिटल में लिखा है, मोटे अक्षरों में इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो एक हमें ये फार्मूला मिल गया, और ये विषुवत चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, क्षण चुंबक के लिए। अब देखिए इसी प्रकार r दूरी जहाँ पर r बहुत ज़्यादा है L के लिए, पर एक क्षण चुंबक का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, BA = μ0/4π 2m/r³। जैसा द्विध्रुव आघूर्ण में इक्वेटोरियल और एक्सियल था, बिल्कुल उसी तरह फार्मूला है, केवल 1/4πε0 की जगह μ0/4π हो गया है, P की जगह M हो गया है और E की जगह B हो गया है, बस और कुछ नहीं बदला है। समीकरण 5.5 समीकरण 5.1 का सदिश रूप है। सम सारणी 5.1 विद्युत एवं चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य समानता दर्शाती है। तो ये समीकरण हमारे वैद्युत द्विध्रुव जो होती थी उससे बहुत कुछ समानता दिखाते हैं, क्योंकि ये फार्मूले उसी से मिलते जुलते हैं जो हम वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ते थे।
अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बनाया गया है सारणी यानी टेबल। तो द्विध्रुवों की सादृश्यता यानी जो डाइपोल है उसमें क्या एनालॉजी है, यानी उसी की तरह क्या है, द डाइपोल एनालॉजी यानी द्विध्रुवों की सादृश्यता। तो जैसे द्विध्रुव आघूर्ण में 1/ε0 होता था स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो चुंबकीय यानी ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम उसे μ0 लिखेंगे। ये स्थिरांक की बात है। और द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P है, तो यहाँ पर M है। विषुवतीय क्षेत्र में -P/4πε0r³ है, तो यहाँ पर -μ0m/4πr³ है। ये पहले चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर यानी स्थिर वैद्युतिकी में। अगर अक्षीय क्षेत्र है तो 2P/4πε0r³ है, यहाँ अक्षीय क्षेत्र है तो μ0 2m/4πr³ है। बस केवल समझ लीजिए ये 1/4πε0 और P में अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। अब y क्षेत्र में अगर बलाघूर्ण की बात की जाए तो फार्मूला होता था P×E, तो यहाँ फार्मूला होगा M×B। और y क्षेत्र में अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में होता था -P.E, तो यहाँ होगा -M.B। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम पढ़े तो इसको पढ़ लिए, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसा पहले चैप्टर में था उसी के अनुरूप यहाँ भी है, बस थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण उदाहरण 5.2 में कह रहा है चित्र 5.4 में ओ बिंदु पर रखी गई एक छोटी चुंबकीय सुई P दिखाई गई है। ये छोटी चुंबकीय सुई P रखी गई है जो तीर जैसे दिखाया जा रहा है। कह रहा है तीर इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दर्शाता है। ये जो तीर है ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन बताता है। कह रहा है अन्य तीर दूसरी समरूप चुंबकीय सुई Q की विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो Q1 और Q2 है ये अलग कोई चुंबकीय सुई है जिनकी स्थितियों को दर्शाते हैं, एवं चुंबकीय आघूर्ण के दिक् विन्यासों और जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके ओरिएंटेशन को भी बताते हैं, एन ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो Q1 और Q2 अलग हैं और ये P अलग है, तो ये वो केंद्र बिंदु है, वहाँ पर ये एक चुंबकीय सुई रखी गई है और Q1 Q2 दूसरी है। तो ये जो P है ये इधर को इसका चुंबकीय सुई की दिशा है, Q1 Q2 की इधर को है। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा। तो कौन सा ओरिएंटेशन है जिसमें ये स्टेबल नहीं होगा यानी संतुलन में नहीं होगा। तो एक एक करके हम लोग इन स्थितियों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन बात को समझते हैं कि जो दिया गया है इसका मतलब क्या है। तो देखिए कह रहा है कि किसी विन्यास की स्थितिज ऊर्जा एक चुंबकीय द्विध्रुव माना कि Q की दूसरे चुंबकीय द्विध्रुव माना कि P के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात को समझना है, क्योंकि ऊर्जा ही है जो संतुलन और असंतुलन को निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है और ये Q1 Q2 Q3 Q4 या 6 तक जो दिए गए हैं, तो उन्हीं में से कह रहा है कि किसी विन्यास की स्थितिज ऊर्जा एक चुंबकीय द्विध्रुव माना कि Q की दूसरे चुंबकीय द्विध्रुव माना कि P के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो Q1 Q2 से लेके Q6 तक दिए गए हैं ये इनकी जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, और ये जो P है बीच में चुंबकीय सुई, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी उसी के समतुल्य हम लोग समझ करके निर्धारण करेंगे कि संतुलन में है कि नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप समीकरण 5.4 एवं 5.5 द्वारा व्यक्त निम्नलिखित परिणाम प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अक्ष में और इक्वेटोरियल पर दो स्थितियों में जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए BP इक्वल टू -μ0/4π MP/r³। ये लंब समद्विभाजक पर, यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर लंब समद्विभाजक का मतलब जैसे ये एक्सिस है, तो यहाँ से लकीर खींची जाए जो इसको दो भागों में विभाजित करे। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम लोग नॉर्मल बाइसेक्टर बोलेंगे, नॉर्मल बाइसेक्टर। और ये अक्ष पर तो लंब समद्विभाजक यानी दो भागों में विभाजित है, तो दो का भाग देंगे तभी आधा आता है। तो इसको इस तरह याद रखिए कि यहाँ का ये दोगुना होगा, ये आधा होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर, तो किसी चीज़ को आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है दोगुना हो जाएगा। इसीलिए इसमें दो का गुणा है, इसमें दो का गुणा नहीं है। जैसे समीकरण यहाँ पर बना था, ये अक्षीय स्थिति में दो का गुणा है और विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल में दो का गुणा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल वाली जो है ये आधी होती है एक्सियल वाले की। तो इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक मोमेंट आधा है एक्सियल यानी अक्ष वाले का। यहाँ MP द्विध्रुव P का चुंबकीय आघूर्ण है। तो जो द्विध्रुव P है ये वाला, यहाँ जो बीच में रखा गया, उसका चुंबकीय आघूर्ण हमने MP माना है, ये वाले का। BP में MP इसका चुंबकीय आघूर्ण है जो केंद्र बिंदु पर रखी गई है चुंबकीय सुई। अब देखिए समझना यह है कि संतुलन स्थायी होगा कि अस्थायी। तो यहाँ पर कह रहा है कि संतुलन तब स्थायी होगा जब MQ एवं BP एक दूसरे के समांतर होंगी, और संतुलन अस्थायी तब होगा जब वे प्रति समांतर होंगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह है, ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र BP और हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण है MP वो भी इसी दिशा में है, ऐसे यानी समांतर है। तो संतुलन कह रहा है संतुलन तब स्थायी होगा जब MQ एवं BP एक दूसरे के समांतर होंगे। यानी ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है जो बड़ी लाइन से हमने दिखाया वो, और ये चुंबकीय आघूर्ण MQ जो छोटी लाइन से दिखाया गया है, अगर समांतर होंगे यानी एक ही दिशा में होंगे तो हमारा संतुलन स्थायी होगा। और अगर प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल है, यानी इस तरह अगर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर है, तो ये अस्थायी होगा संतुलन हमारा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे कह रहा है उदाहरणार्थ विन्यास Q3 में जिसके लिए Q द्विध्रुव P के लंब समद्विभाजक के अनुदिश है, Q का चुंबकीय आघूर्ण स्थिति 3 में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अतः Q3 स्थायी है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी गड़बड़ी दी गई है, इसको हम लोग सुधारेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा। तो अभी हमने जैसा कि यहाँ पर पढ़ा है कि संतुलन तब स्थायी होगा जब MQ एवं BP एक दूसरे के समांतर होंगे,
और संतुलन अस्थायी तब होगा जब वे प्रति समांतर होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो निकाय संतुलन में होगा, और जब प्रति समांतर होंगे तो वो निकाय असंतुलन में होगा। बस ये दो बातों को हमें ध्यान देना। तो पहला पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा। तो किस विन्यास में निकाय संतुलन में नहीं होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो सुई है बीच वाली, और ये 6 सुइयाँ और रखी गई हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो सबसे पहले निकाय संतुलन में कम होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो F नेट 0 होना चाहिए, कोई बल नहीं लगना चाहिए, और टार्क भी 0 होना चाहिए। तो बल आघूर्ण और बल दोनों जब 0 होंगे तो संतुलन में होगा वो निकाय। तो F नेट कब 0 होगा, जब समांतर होंगी ये सुई के तीर। और टार्क 0 कब होगा, तो टाउ इक्वल टू M×B होता है, यानी MB साइन थीटा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो जब समांतर होंगी सुइयाँ तो टार्क 0 होगा। 180 का मान -1 होता है, 90 का मान 0 होता है साइन थीटा के टर्म में। तब कह रहा है किस निकाय में, किस विन्यास में निकाय संतुलन में नहीं होगा। तो अब इसको ध्यान देना है। तो देखिए तीर ये बीच वाली सुई इधर को है, और Q1 Q2 इसके 90 डिग्री पर है, समांतर नहीं है। इसलिए PQ1 एवं PQ2, ये P के साथ Q1 और P के साथ Q2, ये चूँकि ये तीर इधर को है, तो ये भी अगर इधर को होती तो संतुलन में होता। ये तीर इधर को है, यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, अभिलंबवत है, इसलिए P के साथ Q1 और P के साथ Q2 संतुलन में नहीं है। संतुलन में है ही नहीं, संतुलन में होता जब तीर एक ही तरफ होती। अब B में कह रहा है किस विन्यास में निकाय फर्स्ट स्थायी तथा सेकंड अस्थायी संतुलन में होंगे। तो जिधर तीर ये लगा है उधर तीर होंगे, तो थीटा का मान 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, यानी F 0 होगा, टार्क भी 0 होगा। तो वहाँ पर जो है संतुलन की स्थिति होगी। तो देखिए तीर इधर को है, तो इसके साथ में ये तीर और ये तीर, ये देखिए समांतर है, और ये प्रति समांतर है। ये तीर इधर को है तो ये इधर को है, ये इधर को है। तो P के साथ Q5 और P के साथ Q6 स्थायी संतुलन में है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, तो P के साथ Q5 और Q6 चूँकि ये तीर समांतर में है इसलिए स्थायी होंगे। तो P के साथ Q5 और Q6, ये देखिए यहाँ पर गलत लिख गया है, तो Q5 और Q6 ये संतुलन में होंगे स्थायी। और अस्थायी में कौन होगा, इसको सुधार लीजिए। अस्थायी में कौन होगा, ये देखिए इधर को तीर है तो प्रति समांतर वाली, तो Q4 और Q3 अस्थायी होंगे। तो Q4 और Q3 यानी Q3 और Q4 अस्थायी संतुलन में, P के साथ Q3 और P के साथ Q4 अस्थायी संतुलन में होंगे, और P के साथ Q5 और P के साथ Q6 ये स्थायी संतुलन में होंगे। तो 5, 6 स्थायी संतुलन में होंगे, 3, 4 हमारे अस्थायी संतुलन में होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ जो गलतियाँ हैं इनको सुधार लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है C वाले में कि दिखाए गए सभी विन्यासों में किसमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है P = -m.b होती है। इसको देख लेते हैं।
माइनस एम डॉट बी, वाई क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा। तो अब एम डॉट बी है, यानी इसके साथ कास थीटा आएगा तो एम बी कास थीटा। तो कास थीटा में 0 होता है कब? तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो कास थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ -1 वैल्यू आएगी जो न्यूनतम होगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये तीर इसके समांतर है और ये तीर भी समांतर है। तो समांतर में एंगल 0 डिग्री होगा, तो Q5 में भी 0 होगा, Q6 में भी 0 होगा। लेकिन Q6 जो है इसके अक्ष के एकदम सीध में है। ये देखिए इधर सीधाई में नहीं, एकदम सीध में नहीं है, ये सीध में है। तो इसलिए P के Q6 एकदम सीधे में है, इसलिए न्यूनतम होगी स्थितिज ऊर्जा। तो Q6 पर PQ6 पर ऊर्जा न्यूनतम होगी। अब हमारा आ जाता है चुंबकत्व एवं गाउस नियम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।